नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एचटेट 2026 शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस वीडियो में 55 यानी कि 55% लिए गए हैं जो एचटेट 2026 के हर लेवल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 है। ये गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, नॉर्मेटिव विज्ञान। यानी कि पहला बालक का व्यवस्थित अध्ययन सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। सेकंड जो ऑप्शन है ये मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, नकारात्मक पुनर्बलन। जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो किस पर काम करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फर्स्ट है, ये वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 4 है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा सीखने के लिए केंद्रीय होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन 4, संस्कृति एवं भाषा जो है ये सीखने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है पहला, संवेदी गामक अवस्था की ये विशेषता है। प्रश्न नंबर 6 है, ब्रॉन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो जो नियम और रीति रिवाज हैं वो किससे संबंधित हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, ये मैक्रो तंत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 7 है, समावेशी शिक्षा स्वागत करता है। जो समावेशी शिक्षा है वो किसका स्वागत करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, अक्षमता युक्त एवं अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों का स्वागत समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो जो मनोलैंगिक विकास की अवस्था वो इनमें से कौन सी नहीं है जो फ्रायड ने बताई है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 होगा, आइकॉनिक अवस्था, वो इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है? तो कौन सी समावेशी शिक्षा की इनमें चुनौती नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, लचीला अधिगम वातावरण। ये इसकी चुनौती नहीं है बल्कि एक विशेषता है, बाकी सभी इसकी चुनौतियां हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक बार यह सुनिश्चित हो जाने के बाद कि बालक में दृष्टिबाधिता है उसका आगे का आकलन होना चाहिए। अगर बच्चे में दृष्टिबाधिता है तो उसका आगे का आकलन कैसे होना चाहिए? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, दूसरा, प्रक्रियात्मक दृष्टि का परीक्षण जरूरी है। प्रश्न नंबर 11 है, निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार बधिरता में श्रवण अक्षति की सीमा है। यानी कि जो बधिर होते हैं उनके बारे में ये श्रवण अक्षमता से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है पहला, दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण अक्षति। प्रश्न नंबर 12 है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कौन सा इनमें से जरूरी नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, छोटे अक्षरों में छपी किताबें, ये सही नहीं है। बाकी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रूबेला, अल्कोहल, अत्यधिक दवाओं के सेवन, पीलिया का होना, समय से पहले बच्चों का जन्म लेना, जन्म के समय बच्चों के सिर पर चोट लगना, ऑक्सीजन की कमी आदि किस दोष का कारण हो सकते हैं? तो ये किस दोष के कारण हो सकते हैं? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड है, ये संवेदीय श्रवण दोष, यानी कि इनके कारण जो है सुनने की अक्षमता कम हो सकती है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता अक्षमता का उदाहरण है? तो कौन सा अक्षमता का इनमें से उदाहरण है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड है, डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 15 है, अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 है। सैमुअल किर्क के द्वारा अधिगम निर्योग्यता शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 16 है, श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट है ABC, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। इन परीक्षणों के माध्यम से या तकनीक के माध्यम से हमें श्रवण बाधित बच्चों की पहचान करने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 17 है, वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं उसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती, वह जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट स्पाइना बाइफिडा कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है, उच्च मांसपेशीय टोन, मांसपेशियों में कड़ापन एवं तनाव आदि किसकी विशेषताएं हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, ये स्पास्टिसिटी का उदाहरण होती है। प्रश्न नंबर 19 है, आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं क्योंकि? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 है, आपने आदत बना ली है तो आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी ये काम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अभिवृत्ति में सम्मिलित है, अभिवृत्ति में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा। इसमें तीनों संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक तत्व अभिवृत्ति में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण की प्रभावशालीता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बनाता? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा 4, शिक्षक का शारीरिक रूप। इसका शिक्षण की प्रभावशीलता से कोई संबंध नहीं है, बाकी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं ये प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, किशोरों में सामाजिक कौशलों का विकास करने हेतु किस तरीके को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे? तो किशोरों में सामाजिक कौशल का विकास करने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर माना जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, एडगर डेले के अनुभव शंकु के अनुसार किशोर विद्यार्थी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, ये वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित परीक्षण होता है। प्रश्न नंबर 24 है, किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सी शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है 4, चिंतन स्तर। प्रश्न नंबर 25 है, किशोरावस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित होती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा पहला, अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो सामाजिक विकास की किशोरों में विशेषता नहीं पाई जाती। इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, ये किशोरावस्था में नहीं पाए जाते। प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये परिपक्वता की कमी जो है ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 28 है, सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही युग्म चुने। तो कौन सा सही युग्म है जो संप्रेषण कौशल को बढ़ाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, पढ़ना और सुनना। ये सूचना प्राप्त करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? इसमें 4 विशेषताएं दी गई हैं, तो कौन सी किशोरावस्था से संबंधित नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा 3, यह वास्तविकताओं का समय होता है। ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है किशोरावस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। प्रश्न नंबर 30 है, क्रोध का संवेग किशोरों की किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? जो क्रोध का संवेग होता है वो किशोरों से की किस प्रवृत्ति से संबंधित होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, ये युयुत्सा से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 31 है, शिक्षण प्रतिमान में संरचना संदर्भित है, तो ये किससे संबंधित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, प्रतिमानों के कार्यों के विवरण से संबंधित इसको माना जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था है, तो पियाजे ने किशोरावस्था को किससे संबंधित परिभाषित किया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, ये स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, डायरोमा, इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों जो है ये प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर की नहीं है?
जो मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर है उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, अति संवेदनशीलता नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 35 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग किशोरावस्था के संदर्भ में किया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, एरिक्सन ने इसको भूमिका संभ्रांति के रूप में प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 36 है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचार करने की विधि किशोरावस्था से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 है, सांकेतिक विधि ब्रूनर के द्वारा विकसित की गई है। प्रश्न नंबर 37 है, पूर्व किशोरावस्था में संवेग होते हैं, तो पूर्व किशोरावस्था में संवेग कैसे होते हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, ये अनियंत्रित और अयुक्ति संगत संवेग इसमें शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, किशोरों के शारीरिक विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य बताना है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, लड़कों में सवर यंत्र बाहर से शायद ही दिखाई देता किंतु लड़कियों में यह देखा जा सकता है, तो ये असत्य है, गलत है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 39 है, दोस्तों और भी इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित काफी प्रश्न की वीडियो इसमें डाली गई है, आप उनको भी देख सकते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट चुने। तो इसमें हमें सही कूट का चयन करना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, डी और ए। डी और ए जो है ये कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के संबंध में सही है। प्रश्न नंबर 40 है, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेगों को अनुभव करना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना और इसे प्रतिबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट है, मेयरम सालोवे के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। प्रश्न नंबर 41 है, इनमें कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो रचनावाद से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, निष्क्रिय शिक्षण को प्रोत्साहन देना। प्रश्न नंबर 42 है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, डेविड आशुबेल जो है इनको अग्रिम संगठक प्रतिमान का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विद्यार्थियों को एक छोटे मिश्रित योग्यता समूह में आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त होता है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड है, इसको सहकारी अधिगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से कौन कक्षा संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा इनमें किसको बाधा नहीं माना जाता? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 आएगा, प्रतिपुष्टि, ये बाधा नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन कक्षा संप्रेषण के लिए बाधा माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, विज्ञान परीक्षा प्रतिमान रूपांकित किया जाता है, तो ये किसके रूप में रूपांकित किया जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, किसी विषय की शोध प्रणाली के शिक्षण हेतु। प्रश्न नंबर 46 है, प्रणाली उपागम में अनुदेशन विधियों एवं व्यूह रचनाएं संवर्धित हैं, ये किससे संदर्भित हैं वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, ये प्रक्रिया से संबंधित है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण हेतु उचित तरीका नहीं है? तो किशोरों का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके पोषण के लिए कौन सा सही नहीं है इसमें, वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, संवेगों के दमन हेतु परीक्षण देना, ये बिल्कुल गलत माना जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, किसी देश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त होगी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सेकंड, लाइन ग्राफ जो विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 49 है, संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, तो संप्रेषण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये एडगर डेल के द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 50 है, सहकारी अधिगम व्यूह रचना है, तो जो सहकारी अधिगम होता है वो किसकी व्यूह रचना है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये अधिगम कर्ता केंद्रित
होती है। प्रश्न नंबर 51 है, सम्मान एवं प्रतिष्ठा के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं ये प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो सम्मान और प्रतिष्ठा ये किस श्रेणी के प्रेरक हैं? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड है, ये सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार और तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड आएगा, इसको व्यक्तिक अध्ययन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित है? नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, कौन सी बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो अनुभवात्मक है वो इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, इसी तरह के शानदार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पाने के लिए आप दूसरी वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और पेपर से पहले ऐसी 2-3 वीडियो और आएंगी जिनमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो इनमें से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत माना जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा 3, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, यानी कि गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना, ये उच्च बुद्धि का संकेत माना जाता है। प्रश्न नंबर 55 और आज का लास्ट प्रश्न है, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन 4 है, इसको प्रक्षेपण यांत्रिकी कहा जाता है। धन्यवाद।